लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोकतंत्र में फिर कुछ आगे देखते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में लोकतंत्र के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपका पहला कथन यही होगा कि जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में गणतंत्र लागू हुआ तो सच है। और यदि हम भारत में लोकतंत्र की स्थिति को यदि देखते हैं तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, फिर देश गणतंत्र बना और उसके बाद पहला आम चुनाव जब हुआ तो हमारी भारतीय जनता को बहुत सारी कुछ सफलताएं प्राप्त हुई, जैसे कि भारत में वयस्क मताधिकार लागू किया गया और लोकतंत्र के जितने भी सारे नियम होते हैं उन सबको लागू किया गया। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में जनता को जो अधिकार दिया गया, उसके अलावा आप जानते होंगे कि ऐसे अधिकार जिसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होता और जो जनता को प्राप्त होते हैं वे होते हैं मौलिक अधिकार। तो यह जनता को प्राप्त हुए। इस प्रकार यदि हम पूर्ण रूपेण यदि लोकतंत्र को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया। और भी यदि हम देखें तो अभी तक जो आम चुनाव हुए हैं उन आम चुनाव में लगभग 8 बार जनता ने अपने सत्ता परिवर्तन का जनादेश दिया है। तो इस प्रकार जनता प्रतिनिधियों को जो भेजती है और उनके द्वारा जो शासन कार्य कराती है, तो वर्तमान रूप में तो यही देखा गया है कि जनता ने अपनी राजनीतिक सक्रियता का बहुत अच्छा परिचय दिया। क्योंकि ऐसा जब प्रारंभ में भारत गणतंत्र बना था तो संविधान सभा के न केवल अंदर एवं बाहर और न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी यही सोचा गया था कि चूंकि भारत की जो जनता है वह निश्चित रूप से अधिकांश रूप इनका अशिक्षित है, तो वह राजनीतिक सक्रियता में कैसे भाग ले सकेगी। परंतु भारत की जनता स्तुत्य है और उन्होंने अपनी राजनीतिक सक्रियता का परिचय दिया। और इसका रूप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 8 बार लगभग इन्होंने सत्ता परिवर्तन करवाया। सत्ता परिवर्तन का अर्थ आप जानते ही हो कि जो वर्तमान में जो सरकार है उसके कार्य प्रशंसनीय नहीं होने से जनता के द्वारा सत्ता परिवर्तन किया गया और सत्ता परिवर्तन कर अन्य लोगों को शासन का मौका दिया ताकि वे जनता के हित में कार्य करें। इस प्रकार हमारी भारतीय जनता जो अशिक्षित थी फिर भी उन्होंने राजनीतिक शिक्षा और सक्रियता का परिचय दिया। अब यदि हम वर्तमान में देखें तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि समय के अनुसार प्रजातंत्र ने एक आदर्श रूप प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में यदि हम देखें तो राजनीतिक दलों ने हमें बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट किया है। उनका बार बार संगठन तोड़ना, अलग संगठन बनाना, विभाजन होना, नष्ट होना और देश के विरोध में कार्य करना, स्वार्थी होना, भ्रष्टाचारी होना, जनता के हितों का ध्यान में नहीं रखना, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं आघात करती हैं। तो अब समय ये आ गया है कि जनता को, और अब तो जनता शिक्षित भी ज़्यादा हो गई है, इसलिए अब जनता को यह कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए कि वह ऐसे प्रतिनिधियों का चुनाव करे जो निश्चित रूप से प्रतिनिधि बनने के लायक हों, अर्थात जिस पद के लिए उन्हें भेजा जा रहा है उस पद का वह सम्मान करे और जो भी कार्य करे वह जनता के हित में हो, ताकि भारत न केवल आंतरिक रूप से बल्कि बाह्य रूप से भी अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम करे। तो निश्चित रूप से यह लोकतंत्र में ही संभव होगा। अब मैं बात करती हूँ कि लोकतंत्र को कितने प्रकारों में बांटा गया है, क्या आप जानते हैं? तो लोकतंत्र को 2 रूप में बांटा गया है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता होगा?
यानी ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य नहीं करवाती, बल्कि जनता खुद ही देश का शासन संभालती हो। तो ऐसे लोकतंत्र को कहा जाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अर्थात प्रतिनिधियों के द्वारा शासन न करना, जनता के द्वारा स्वयं के द्वारा शासन कार्य में रुचि रखना और कार्य करना, यह कहलाता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होगा? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ हुआ कि लोकतंत्र के मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विरोध में, अर्थात इसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन कार्य करवाती है और उनके द्वारा जो शासन किया जाता है वह जनता के न केवल हित में किया जाता है, बल्कि जनता के अनुकूल किया जाता है और जनता के द्वारा आदेशित, यानी जो जनादेश होता है उसके अनुकूल किया जाता है, वह होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो पहले हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखें, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के लिए हर्नशा ने कहा है कि शुद्ध रूप से प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें समस्त जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुसत्ता के कार्य करती है। जैसा कि अभी मैंने क्या कहा कि ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता प्रतिनिधियों के द्वारा नहीं बल्कि स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य करती है, वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। और हर्नशा के इस कथन से भी वह बात सिद्ध होती है। तो इसमें क्रिया क्या होती है? प्रजातंत्र के जो साधन होते हैं उनको हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। देखिए कौन कौन से। इसमें पहला है लोक निर्णय। लोक निर्णय का अर्थ क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो विधायिका रहती है वह यदि कोई कानून बनाना चाहती है या किसी कानून में संशोधन करना चाहती है तो इसे वह जनता के सामने रखती है। जनता यदि इसमें हामी भर देती है, अर्थात वह इसे स्वीकार कर लेती है, तो फिर यह कानून का रूप ले लेता है। अब यह भी दो प्रकार का होता है, एक अनिवार्य और दूसरा होता है ऐच्छिक। अनिवार्य का अर्थ क्या होता है कि इसमें जनता के द्वारा अनिवार्यतः जानकारी देना होता है और तभी वह कानून का रूप लेता है। और दूसरा होता है ऐच्छिक। इसका अर्थ क्या होता है कि विधायिका जब कोई एक ऐसा कानून बना रही होती है जिसमें जनता के द्वारा, जनता के एक बड़े समूह के द्वारा यदि प्रार्थना की जाती है कि हम इसको जानना चाहते हैं, तो इसी समय जनता के सामने इसे रखा जाता है। इसे ऐच्छिक कहा जाता है। अर्थात यदि जनता की इच्छा होती है, उसके लिए वो प्रार्थना करती है, तो ही उन्हें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार यह दो प्रकार हो गए, अनिवार्य और ऐच्छिक। दूसरा इसका भाग है कि अनुक्रम। इसे प्रारंभन भी कहा जाता है। प्रारंभन का अर्थ यहाँ या अनुक्रम का अर्थ ये होता है कि यदि किसी कानून का निर्माण करना है तो उसमें शुरुआत जनता के द्वारा की जाए, यानी जो कानून बनाना चाहा जाता है वह इसमें शुरुआत जनता के द्वारा होती है, वह विधायिका को बताया जाता है और इस प्रकार ये दोनों मिलकर उस कानून का निर्माण करते हैं। अर्थात इसमें शुरुआत जनता के द्वारा होती है, इसलिए इसे अनुक्रम या प्रारंभन कहा जाता है। और तीसरा होता है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का अर्थ होता है लौटाना। अर्थात इसमें जनता ने जिन प्रतिनिधियों को भेजा है, यदि उनका कार्य संतोषजनक नहीं होता है, ऐसी स्थिति में जनता अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला लेती है या उन्हें उनके पद से पदच्युत कर सकती है, यानी पद से हटा सकती है। इस क्रिया को कहा जाता है प्रत्यावर्तन। और अंतिम है लोकमत संग्रह। लोकमत संग्रह का अर्थ होता है जनता के मतों का संग्रह करना। अर्थात ऐसे जो जनता के स्थायी व्यवस्था के हित की बातें होती हैं वह जनता के द्वारा एकत्र की जाती है और इसके द्वारा किसी कानून का निर्माण किया जाता है। यह कहलाता है लोकमत संग्रह। तो इस प्रकार आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ समझ आ गया कि जो जनता के द्वारा होता है, और इसके अंतर्गत 4 भाग हो गए, जिसमें आपने क्या देखा कि लोक निर्णय, अनुक्रम, प्रत्यावर्तन
और लोकमत संग्रह, इसके द्वारा जनता का शासन किया जाता है। अब इसमें यदि हम देखें तो आपको क्या बात पसंद आ रही है? तो लोकमत, ये जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, यदि मैं इनकी बात करूं कि इसमें क्या गुण है, यानी क्यों अच्छा है, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि हाँ, लोकप्रियता में वृद्धि। इसमें लोकप्रियता में वृद्धि होती है, अर्थात क्या हुआ कि चूंकि इसमें जनता अपने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून खुद बनाती है, तो निश्चित रूप से वह ऐसे कार्य करेगी जिसके कारण देश का विकास हो, अर्थात लोकप्रियता भी बढ़े। तो इस प्रकार के सिस्टम में लोकप्रियता में वृद्धि होती है। दूसरा है दलगत राजनीति के दोष को हटाना। वो जैसे कि आप जानते ही हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के दलगत दोष पाए जाते हैं, दलों के दोष पाए जाते हैं, राजनीतिक दलों के दोष के कारण देश के विकास अवरुद्ध होता है। तो ऐसा इसमें नहीं होता, क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष शासन जनता का होता है। तीसरा है जनता की सक्रियता। चूंकि इसमें जनता के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, जनता के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जनता निश्चित रूप से सक्रिय होती है, क्योंकि सारा दारोमदार जनता के हाथ में होता है। जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण, इसमें जनता निश्चित रूप से कानून बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है। कानून से संबंधित सारी बातें जानना जनता के लिए आवश्यक होता है, अर्थात प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता को पूर्ण रूपेण राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, तभी वह इस कार्य को आगे बढ़ाती हैं और शासन कार्य को संभालती हैं। कानूनों को जनता का समर्थन, इसमें वही कानून बनाए जाते हैं जो जनता के हित में होते हैं, और निश्चित रूप से जनता के हित के ही कानून बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें अधिकांश भाग जनता का होता है, अर्थात जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में सहयोग करती है। अतः जो कानून रहते हैं उनमें जनता का समर्थन होता है, क्योंकि अंततः ये बनाए जनता के द्वारा ही जाते हैं। और क्रांति की संभावना नहीं। क्रांति की संभावना कब होती है? जब असंतोष उत्पन्न होता है। असंतोष कब उत्पन्न होगा? जब जनता के हित में कार्य नहीं किया जाएगा। अब चूंकि जितने भी कानून निर्मित हुए हैं वह निश्चित रूप से जनता के द्वारा हुए हैं, अर्थात जनता ने अपने हित को समझकर कानूनों का निर्माण किया है, देश को अपने अनुसार चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में असंतोष का तो प्रश्न उठता ही नहीं है। अतः जब असंतोष नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की क्रांति या आंदोलन की बात सामने नहीं आती। अतः प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह क्रांति की संभावना उत्पन्न नहीं होती। यह होगा इसके लाभ। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें कोई दोष तो होंगे। तो निश्चित रूप से पहला प्रश्न तो आपके मन में यही उठ रहा होगा कि क्या जिस देश में लोकतंत्र प्रत्यक्ष है, यानी प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिस देश में है, क्या वहाँ की जनता पूर्ण रूपेण शिक्षित है? और यदि शिक्षित है तो क्या उन्हें पूर्ण रूप से राजनीतिक शिक्षा प्राप्त है? यानी कि जनता का प्रत्येक भाग क्या किसी भी कानून को बनाने में सक्षम है? क्या उनके पास इतना वक्त है कि वह सामूहिक रूप से एकत्र होकर और कानून का निर्माण कर सके? तो इस प्रकार यह सारी बातें ही इसके दोष के रूप में सामने आती है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भारत जैसा विशालतम देश जिसमें इतनी अधिक जनसंख्या है, तो यहाँ पर इस प्रकार का लोकतंत्र तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो ये हो गई कि अधिकतम मतलब बहुत अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए तो ये उपयुक्त है ही नहीं। और फिर आगे देखते हैं कौन सा, समस्या का जटिल होना। यही बात मैं कह रही हूँ कि जो कानून बनाना है और जो समस्याएं हैं उनका निर्वाह करना यह कोई सरल कार्य नहीं होता, और ये आम जनता के बस में भी नहीं होता। तो इस प्रकार इसके लिए बहुत अधिक शिक्षित और बहुत अधिक राजनीतिक रूप से सक्रिय जनता का होना जरूरी है। तो ये जनता का पूर्ण भाग इस काम में सक्षम तो नहीं होगा। तो यह जो जटिल समस्या है इसका निराकरण केवल और केवल जनता के द्वारा संभव हो, यह संभव नहीं है। दूसरा, जनता में निर्णय क्षमता का अभाव होना।
यह भी उसी बात को आगे बढ़ाता है कि जनता में पूर्ण रूपेण राजनीतिक गुणों का समावेश तो हो नहीं सकता, अतः वह बड़े बड़े जो निर्णय होते हैं उनमें यह न तो भाग ले सकती हैं और कोई ज़रूरी नहीं हो कि हर व्यक्ति को राजनीतिक कार्यों में रुचि भी हो। तो इस प्रकार जिनको रुचि न हो या जो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हों, तो ऐसे लोगों से कोई मतलब राजनीतिक निर्णय लेना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना ही होगा। अतः जनता के निर्णय क्षमता का अभाव होना यहाँ दृष्टिगोचर होता है। बड़े राज्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि भारत जैसे विशालतम राज्य के लिए यह उपयुक्त नहीं होगी, मतलब यह प्रथा उपयुक्त नहीं हो सकती प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अन्यथा पूरे देश में अराजकता का भाव हो जाएगा। तो इस प्रकार यह जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये बड़े राज्यों के अनुकूल नहीं है। और इसके बाद निराशा व अराजकता। जैसा कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम जानते हैं कि जनता के द्वारा कानूनों का निर्माण होता है। अब जनता में भी दो प्रकार के लोग हो गए, कुछ हो गए बहुसंख्यक और कुछ हो गए अल्पसंख्यक। तो निश्चित रूप से बहुसंख्यकों के द्वारा निर्णित कोई कार्य ही मतलब कानून का रूप लेगा। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक निराश हो जाएंगे और यह निराशावाद जो रहेगा वह अराजकता को उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार यह लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दोष हो गए। परंतु इनको दोषों को देखते हुए भी यह देखा जा सकता है कि यह छोटे राष्ट्रों में और जहाँ पर जनता राजनीतिक रूप से पूर्ण शिक्षित है वहाँ पर इसका प्रयोग किया जा सकता है और जाता भी है। जैसे उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन में इसका उपयोग किया जाता है, यानी वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र, जिसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, तो इसको बहुत शॉर्ट में देख लेते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहेंगे। कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहाँ आपने कहा था कि जाना था कि मतलब जनता के द्वारा कानूनों का निर्माण करना, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ। तो यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य को नहीं संभालकर बल्कि अपने द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के द्वारा यह कार्य करवाती है। तो इसे अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र कहते हैं। इसका उदाहरण हमारा भारत है। तो भारत में जिस प्रकार का सिस्टम है वह क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। अब यह इस प्रकार का लोकतंत्र जो है वह विशालतम राष्ट्रों के लिए उपयुक्त है। अधिकांश देशों में जो विशालतम है वहाँ पर इसका उपयोग होता है, अर्थात जैसे भारत, ब्रिटेन, वादी, कनाडा, तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसमें जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन जो प्रतिनिधियों के द्वारा होता है वह कार्य होता है। और इसमें कुछ इसके कई भाग हो गए, जैसे इसमें अध्यक्षात्मक, संसदीय, एकात्मक और संघात्मक शासन होते हैं। और इसमें जो लोकतंत्र के जो भी दोष हैं उनको दूर किया गया है, वह सब प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है। तो मैं समझती हूँ कि आपको विशेषकर प्रत्यक्ष लोकतंत्र बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे फिर हम कुछ पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।